प्यारे बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन करेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 इनसेट। ये कौन सा होगा? पार्ट टू। क्यों पार्ट टू? पार्ट वन में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था ग्रेविटेशन का, जहां पे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, गुरुदेव, हाँ फिजिक्स का तो गुरुदेव ही मान सकते हो, क्या कर रहे थे? उन्होंने एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल गिरा। उनको क्या लगा कि एप्पल उड़ के क्यों नहीं चला गया। सेकंड पॉइंट क्या लगा, हाँ अर्थ क्यों नहीं एप्पल के पास पहुंचा। तब उन्होंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके क्या देखा कि नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ एप्पल का मास बहुत कम है और इस कारण के लिए एक्सेलरेशन जो है उनको अनडिफाइंड मिल गया था। तब उनको एक कंक्लूशन में उनको पहुंचने में बहुत इजी हुआ कि इस दुनिया में कोई भी मास है, मतलब मास चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स में कोई भी दो मास है तो उस मास के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आज मैं जिस जगह से स्टार्ट करूंगा वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आई मीन उस लॉ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो मास, इस दुनिया में यूनिवर्स में दो मास, चाहे मास कुछ भी हो, ए कैपिटल एम, ए स्मॉल एम, ये दो मास, if the distance between them is d, d with the distance, d with the distance, then force acting between them according to Newton's, number one, force is directly proportional to product of their masses, m, product of their masses, and number two, force is inversely proportional to the square of the distance between these two. D जो distance था, inversely proportional to the square of the distance between these two. ये inversely proportional होगा, ठीक है ना? और ये जो है if is directly proportional to m, मास प्रोडक्ट का मास है, तो मैंने इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया, लेकिन इधर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। अब दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपको? एफ प्रोपोर्शनल साइन दे दो, एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब देखो, जब प्रोपोर्शनल आ जाता है, प्रोपोर्शनल को उठाने के लिए आपको एक कांस्टेंट चाहिए, एफ इज इक्वल टू, जब इसको आप इक्वल टू करते हो तब ऑब्वियसली कोई एक कांस्टेंट होगा। तो इन द केस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें न्यूटन्स ने लाया जी, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी एम एम बाई डी स्क्वायर। जी इज, मैं इधर लिख देता हूं, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? आई थिंक पूरा क्लियर हो गया। अब देखो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं एफ के साथ डी स्क्वायर का, तो क्या मिल जाएगा मुझे? एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम। अब आपको वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है। जी इज इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, क्योंकि जो आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेशन तो आपको करना है, तो करने के लिए जी का वैल्यू निकाल लिया। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? आज हम यूनिट निकाल लेते हैं। मैं यहां से यहां पहुंच जाता। अब जी इज इक्वल टू
क्या है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, इनटू डी स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, बाई एम इंटू एम, मास का यूनिट क्या है इनिशियल यूनिट केजी इंटू केजी। देखो पूरा का पूरा मैंने एसआई यूनिट में ही लिया, कोई सीजीएस दूसरा कोई यूनिट में मैं गया ही नहीं। तो एसआई यूनिट में जी का यूनिट क्या निकल के आया न्यूटन, न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट कर दो, मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर कर दो, बाई केजी स्क्वायर कर दो। अब इसको ठीक से अरेंज करके लिख लो, क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 एसआई यूनिट। ये हो गया आपका G इज इक्वल टू ये हो गया आपका यूनिट, एंड G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, ये हो गया जी का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला मिल गया मुझे। और एफ इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, ये मेरा मिल गया फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो अब मैं पहुंचता हूं के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्यों पहुंचना है के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कि न्यूटन्स ने इस जगह पे पहुंचा कैसे, आई मीन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे उन्होंने आए कैसे, इस चीज को देख लेना। मैं इसको मिटा दूंगा, इसको रखूंगा और इधर के प्लस लॉ दिखाऊंगा, क्योंकि आपको कंपेयर करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अब न्यूटन्स इस जगह पे आए कैसे, मतलब ये तो ठीक है, ये तो न्यूटन्स का खुद का स्टेटमेंट था, लेकिन ये जो नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट कहां से आया कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ये हमें देखने के लिए के प्लस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में थोड़ी सी जानी पड़ेगी, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बहुत ही एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा। चलो इसको मिटा देता हूं। केप्लर्स लॉ, एक्चुअली केप्लर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स लॉ लिख दिया मैंने। देखो पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट केप्लर्स का, कि कोई भी जो प्लैनेट्स है मेरा, ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिक है, सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जितना प्लैनेट्स है वो सन अराउंड सन रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ए के प्लस का स्टेटमेंट नंबर 1, सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। नंबर 2, ये जो सन है, सन टू प्लैनेट, एक्चुअली ये सन के चारों तरफ ए था प्लैनेट, ए पॉइंट था ए। अब ये तो मैंने बता दिया कि सन फोकस में है और सन को फोकस करके सारे प्लैनेट इस सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। के प्लस का फर्स्ट लॉ था। सेकंड में आ गया के प्लस, वो क्या बोला, अगर प्लैनेट ए टू बी पोजीशन में स्विप कर रहे हैं, सेकंड लॉ में सन के चारों तरफ ही रोटेट कर रहे हैं, अगर पॉइंट ए टू बी हो गया तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करेंगे। मान लो ए बी पोजीशन, और एक दिखा देता हूं, ए सी है, ए पोजीशन डी है, प्लैनेट सी टू डी में है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस, आई मीन अगर मैं इसको ओ पॉइंट बताता हूं तो देखो ओ ए बी जाने के लिए जो टाइम लगेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड द एरिया कवर्ड, मैं इधर लिखता हूं, एरिया कवर्ड OAB must be equal to area covered by OCD. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट माइंड इट, कंडीशन नहीं है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ए के प्लस का सेकेंड लॉ था और न्यूटन्स ने आया थर्ड लॉ से। अब मैं इनको मिटाऊंगा और के प्लस का थर्ड लॉ से कैसे न्यूटन्स यहाँ पे पहुंचे, इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², वहां पे आ जाऊंगा। ये दोनों सिर्फ आप लोग जानने के लिए मैंने बताया, इनका कोई काम अभी फिलहाल है नहीं, ठीक है। चलो तो के प्लस थर्ड लॉ में पहुंचते हैं। थर्ड लॉ क्या था, मासेस सेम, अगर दो बॉडी है तो दोनों के अंदर अगर डिस्टेंस है r, अकॉर्डिंग टू के प्लस r इज द डिस्टेंस, उन्होंने r को डिस्टेंस से डिनोट किए थे। इफ द डिस्टेंस इज r, उन्होंने ऑर्बिट कौन सा लिया था, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट का टाइम पीरियड t, देखो ये केपलर्स लॉज ऑफ मोशन उन्होंने r से रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने बोला क्यूबिक डिस्टेंस, आई मीन मेन डिस्टेंस जो था वो क्यूब में r³ बाई t² इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये उनका स्टेटमेंट था। बट कोई लॉजिक नहीं था, कोई इसके साथ थ्योरी नहीं था, वह प्रूफ नहीं किया था उन्होंने, कोई लॉजिक, मतलब लॉजिक उन्होंने दिए नहीं थे, मतलब जो रिटन लॉजिक होता है कि प्रूफ कुछ भी ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने स्टेटमेंट देके छोड़ दिया। बट गुरुदेव सर आइजैक न्यूटन इस जगह को पकड़ लिया कि ठीक है, केपलर ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कुछ लॉजिक होगा जो उन्होंने पब्लिश नहीं किया है, कोई ना कोई प्रूफ तो होगा। तो उन्होंने यहां से काम शुरू किया, कैसे कि न्यूटन्स को जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वहां से उनको F इज इक्वल टू ए में मास इंटू एक्सेलरेशन के बारे में पता था। अब ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्लास 11 में आप करोगे, एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू v² बाई r। मैं इस जगह को ए के प्लस तक थे, r³ बाई t² इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये थर्ड लॉ था। यहां से न्यूटन्स ने शुरू कर रहे हैं। अब न्यूटन्स को पता है F इज इक्वल टू ए में, अब क्लास 11 में जाके आप सीखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू v² बाई r इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, जब आपका ए सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, केस ऑफ सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² बाई r। क्योंकि इसमें कैलकुलस चाहिए इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं कि कैसे आया न्यूटन्स का, कैसे इस जगह पे पहुंचे, डायरेक्टली मैं इसको यूज कर रहा हूं। F इज इक्वल टू m v² बाई r। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास इज अ कांस्टेंट, कोई भी बॉडी का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² बाई r। मुझे ये मिल गया, मैं इसको नंबर 1 इक्वेशन दे देता हूँ। अब देखो मैं इधर आके लिख के रख देता हूँ सिर्फ एक जगह पे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² बाई r, और नहीं कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ, न्यूटन्स ने सोचा कि
जो केपलर्स ने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बताया था, ये केपलर्स ने सोचे थे कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। न्यूटन्स ने इसको बदल दिया, एज्यूम किया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है, टाइम पीरियड टी विद टाइम पीरियड है, आर रेडियस है, तब मुझे डिस्प्लेसमेंट जो सरकमफ्रेंस था क्या है उसके एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कुलर मोशन चैप्टर का लास्ट एनसीईआरटी का पेज में जो था मैंने कराया था, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, टाइम टू टी, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, और जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 2 पाई आर बाई टी। अब तुम v स्क्वायर कर दो, मतलब बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो इधर क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर कर लो। मुझे इस v स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है, तो 2 पाई होल स्क्वायर बाहर निकाल दो, कांस्टेंट टर्म है, कोई जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को निकाल दिया, तो प्रोपोर्शनल ऐसे करके लिख सकता हूं ना। अब आ जाओ यहां पे, अब देखो, अब क्या है, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इधर पुट कर दो सिंपली, v स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो अब इस फॉर्म में लेके आओ, जो साहब का फॉर्मूला था केपलर साहब का, इस फॉर्म में लेके आओ। मैं इसको, बहुत इजी हो जाएगा, इस फॉर्म में लेके आ जाओ, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो 1 बाई आर कर लो, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। मैंने एक 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर में एक आर जोड़ दिया, तो आर क्यूब बन जाएगा 3। देखो एक आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर यही रहेगा, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरा ए आ गया। अब आर क्यूब बाई टी इजिकल टू क्या है, कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, अगर मैं इसको 1 नंबर इक्वेशन दे के रखा हूं तो इसको जस्ट इस जगह पे वैल्यू पुट करो। कैसे, f is equal to f is directly proportional to v square by r, v square is equal to 1 by r into 1 by r तो था ही, तो f is 1 by r square। इस जगह से न्यूटन साहब इसके प्लस से इसको लेके आया और इस चीज को यूज कर लिया उन्होंने यहाँ पे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, f is directly proportional to 1 by, inversely proportional to square of the distance between this, f is inversely proportional to square of the distance between them। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ भी जगह पे कोई समझ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालो, दोबारा इस चीज को समझाऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन करोगे तो रिप्लाई जरूर दूंगा। और एक बार समझा देता हूँ, जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई एम एम ए मुझे मिल गया था, यहां से मुझे एफ का फॉर्मूला ए भी मिल गया था, यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मुझे जानना था कि न्यूटन साहब ने तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मास, टू masses, force is directly proportional to the product of the two masses, ये तो ठीक है, लेकिन ये कैसे आया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन दैट, तब उन्होंने चले गए केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ का थर्ड लॉ, फर्स्ट और सेकंड लॉ जो था मैंने तो बता दिया, वो इधर नहीं यूज करने से भी चलेगा, लेकिन थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ में, थर्ड लॉ
ए था, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तब उन्होंने इस जगह से स्टार्ट किया काम कि केपलर्स ने ऐसे ही नहीं बताया कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तब उन्होंने कहां से शुरू किया, उनका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये जब केपलर्स का मिल गया उनको, वो तब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से काम शुरू किया। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के केस में ये आप क्लास 11 में सीख जाओगे कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तब उन्होंने इधर मास इनटू वी स्क्वायर बाई आर करके, मास तो कांस्टेंट है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर को इधर रख दिया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि ये जो इलिप्टिकल, केपलर्स ने बोला था ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इसमें कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो जा रहा था, तो उन्होंने इसको सर्कुलर ऑर्बिट में बदल दिया। और सर्कुलर ऑर्बिट में बहुत इजीली कैलकुलेट करके निकाला, टी टाइम पीरियड होने से एरिया 2 पाई आर, जो मोशन के लास्ट पेज में सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े थे, वहां से एरिया 2 पाई आर, तो वेलोसिटी क्या होगा, जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बोथ साइड मैंने से स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, ए वी स्क्वायर हो गया, ए वी स्क्वायर हो गया। तो मुझे वी स्क्वायर के टर्म में मिल गया ये चीज। 2 पाई बाई स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म था, तो कांस्टेंट को रख छोड़ दिया, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनल लिख दिया, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ए आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इधर मैंने जस्ट एक आर को नीचे लेके आया, क्योंकि केपलर्स का जो ये था आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लाना था मुझे, तो 1 बाई आर से मल्टीप्लाई करते ही इधर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आ गया। और एक आर काट के देखो, ये भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। तो 1 बाई आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट केपलर ने बता ही दिया है, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये न्यूटन साहब को मिल गया। तब गुरुदेव ने डायरेक्टली पहुंच गया यहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से उन्होंने एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर कर दिया, तो 1 बाई आर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, बोर्ड छोटा है इसलिए ऐसे समझाना पड़ा, देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट्स बॉक्स में डालो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलो आज यहाँ तक, बाय बाय।